हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर के टॉपर का क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक टॉपर विद्यार्थी जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले और साथ ही साथ अपना समय जो है वो भी बचा ले और क्वेश्चन पेपर को टाइम पे कर ले, और उससे पेपर जो है वो छूटेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका पेपर छूट जाता है एंड देन वो पेपर से बाद में, एग्जाम के बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मेरा पेपर छूट गया, मैं काश थोड़ा जल्दी किया होता, या काश मैं पहले से अटेंड किया होता, या मैं पहले वो क्वेश्चंस करता तो मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं छूटता। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो, जितना कवर हो पाएगा उतना कवर इस क्वेश्चन पेपर को मैं करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। जितना फिर जो छूट जाएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मिलते रहे। क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का सीरीज यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। एंड प्रीवियस वीडियोस जो है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपन डिस्कस करेंगे शुरुआत से लेके फर्स्ट मार्क्स के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज, जिससे कि आपको देखो एक तो पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि आपको अटेंड कैसे करना है, लिखना कैसे है, लैंग्वेज कैसे करनी है। ठीक है, कितना शॉर्ट में अपने को आंसर लिखना है, कितना रिक्वायरमेंट होता है एक मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। तो वो चीजें अपन डिस्कस करते चलते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर HCF इज 13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, दो नंबर्स हैं, उसमें जो एलसीएम है उन नंबर्स का वो है 182। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 13। सो इफ वन नंबर इज 26, एक नंबर जो है वो 26 है, एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13 है। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, अपने को पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो अपन एक नंबर जो है वो x मान लेंगे, तो x इंटू 26 इज इक्वल टू हो जाएगा 182 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, 26 को उधर ले जाएंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 91। तो जो अदर जो नंबर होगा ना वो हो जाएगा 91। तो इस तरह से अपने को आंसर लिखना है, अदर नंबर इज 91। ठीक है, इतना आप लिख दोगे सफिशियंट है। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई सारे स्टूडेंट जो है वो गलत करके आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन में करना क्या है क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो इस क्वेश्चन में अपने को बिल्कुल एकदम इजी लिखना है। अपने पास में डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है, अगर अपने को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाता है, जैसे -3 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट दिया है 2, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अपन मान लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, इसका जो सम और जो है वो है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अपने को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है -3। ठीक है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिया है अपने को 2। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। इस फॉर्मूला के अंदर अपने को वैल्यूज पुट कर देनी है, और जो भी वैल्यूज अपने को पुट कर देनी है, जो इक्वेशन आएगा वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे कि इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी अपनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आ गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the quadratic equation px square minus 2 root 5 px plus 15 is equal to 0 has two equal roots, then find the value of p। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो मैं बोल सकता हूँ कि लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता है। आपको भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन पे। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इस पर सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो उसका जो कंडीशन होता है वो ये है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो इक्वल टू होता है 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है 0। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, नेचर ऑफ रूट पता करने का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को अपन बोलते हैं नेचर ऑफ रूट पता करने का। तो ये फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है अगर रूट्स अगर 0 है तो इसका वैल्यू आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अपने अंदर अपने पास में a इज इक्वल टू एफ पी, बी इज इक्वल टू -2√5 पी। ठीक है, पी भी है इसके साथ में, और c इज इक्वल टू 15। तो ये जो वैल्यूज है अपन यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो जैसा कि देखो यहाँ पे देख लेते हैं, d इज इक्वल टू अपने को बोला है 0। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2√5 पी स्क्वायर -4p इंटू 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी 4 इंटू रूट टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √5 का स्क्वायर 5 एंड p का स्क्वायर p स्क्वायर। सो 4 इंटू 5 p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 60p इज इक्वल टू 0। तो 20p स्क्वायर माइनस 60p इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से 20p कॉमन आ जाएगा। सो 20p मल्टीप्लाई p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 20p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर p का वैल्यू 0 आ जाएगा, एक p का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर देखो p का वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0x स्क्वायर हो जाएगा, और अपने को पता है कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है ये इनवैलिड हो जाएगा, ये वैल्यू अपना हो नहीं सकता है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, तो आंसर आएगा p इक्वल टू 3। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई किसी भी डाउट क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेरी होता है, लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करिएगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका आप मुझे क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिएगा, या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हो तो क्वेश्चन भी कमेंट में टाइप कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो बना के उसको समझा दूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लाके। ठीक है, तो चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर वो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि AOBC इज ए रेक्टेंगल whose 3 vertices are 0, -3, 0, 0 and 4, 0, the length of its diagonal is। ठीक है, तो अपने को डायगोनल की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो कोई भी जो रेक्टेंगल होता है ना, उस रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यस और नो। तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो देखो ये हो गया A B C D, तो इन्होंने A B C D इस तरह से ले लिया। तो ये सॉरी A O B C, तो ये A O B C सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा है अपने को। तो पहले अपन ने A लिया, फिर O लिया, फिर B ले लिया, फिर C ले लिया। तो ये A O B C रेक्टेंगल हो गया। तो देखो डायगोनल कौन कौन सा हो रहा है, अपने को A B दिया हुआ है। ठीक है, अपने को इसके अंदर A दे रखा है, O दे रखा है, B दे रखा है, C नहीं दे रखा है। तो C नहीं दे रखा तो अपने को डायगोनल बन रहा है AB। ठीक है, AB डायगोनल बन रहा है, तो अपन AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा अपने पास में। तो लेंथ ऑफ डायगोनल AB इज इक्वल टू अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन AB का वैल्यू निकाल लेंगे, डायगोनल AB का। तो ये हो जाएगा, देखो ये है 0 - 3 और ये है 4 0, तो इसको लिखेंगे 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 + 9 = 25। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो है वो 5 यूनिट 5 लिख देते हैं ओनली। अगर आप ओनली 5 लिख के आओगे तो गलत माना जाएगा, आपको उसके आगे 5 यूनिट भी लिखना है। ठीक है, अगर इन केस वहां पे सेंटीमीटर या कुछ दिया हुआ होता तो सेंटीमीटर वगैरह लिखना है, अगर नहीं दिया है तो आपको यूनिट लिख के आना है। अगर एरिया का है कुछ तो एरिया लिखते समय आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है। ठीक है, और अगर ओनली सिर्फ लेंथ का बोला है तो आपको ओनली यूनिट लिख के आना है, बट लिख कर आना है। अगर नहीं लिख के आए तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि कई बार अगर वो स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो यहाँ पे मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, और ये गलत माना जाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे फेवरेट सेगमेंट से ट्रिग्नोमेट्री। 1 - cos 2a मल्टीप्लाई 1 + cos 2a इज, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को। 1 - cos 2a एंड मल्टीप्लाई 1 + cos 2a। अब देखो ये है ना, ये cos 2a नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, ये वाला जो है इसमें थोड़ा 1 - ये है cos स्क्वायर a। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई ये है 1 + कोट स्क्वायर a। ठीक है, सो यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a को, इसको 1 - cos स्क्वायर लिख लेंगे। और ये जो 1 + कोट स्क्वायर a है ना, इसको लिख देंगे अपन 1 + cos स्क्वायर a/sin स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आ गया 1 - cos स्क्वायर a
मल्टीप्लाई यहाँ पर अपन ने साइन स्क्वायर ए को एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर एलसीएम आ गया तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन पूरे के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1। ठीक है, अगर ये 1 हो गया तो इसको अपन लिख सकते हैं अपॉन में साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए और ये नीचे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो ट्रिग्नोमेट्री से आप मुझे कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर का, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है इधर में, जो भी क्वेश्चन नंबर आपको समझ में नहीं आए आप एक बार मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू अगेन। ओके, अब अपन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2 मार्क्स वाले। ठीक है, जिनको अपने को शॉर्ट आंसर में लिखना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपका मार्क्स फिक्स करता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना आपको आना ही आना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये मान के चलो कि आपके 2 मार्क्स तो जो है वो गए, मतलब आप 2 मार्क्स तो ये मान के चलो कि पहले ही खो दिए, अगर आपको कोई नंबर इरेशनल प्रूफ नहीं करना आता है तो आपको नंबर इरेशनल प्रूफ करना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं आता है कि नंबर को, कोई भी नंबर हो √5 √3 √7 √6 से उसको कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है वो नहीं आता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है शो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। 5 + 2 √7 को अपने को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, जहां पे ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है कि √7 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली लाइन देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले ये लाइन लिख दो कि लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रैक्टरी दैट 5 + 2 √7 इज ए रेशनल नंबर है, ये इसको अपने को रेशनल नंबर मानना है शुरुआत के अंदर। देन 5 + 2 √7 इज ऑफ द फॉर्म p/q, और इसको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये अपने को हमेशा लिखना है कि p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर्स। अब देखो को प्राइम नंबर का भी मतलब नहीं पता होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो को प्राइम का मतलब होता है क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। को प्राइम का मतलब होता है वो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको अपन बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर्स। अब अपन सोल्व करेंगे इसको आगे, तो देखो अपन इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिखेंगे p/q इज इक्वल टू 5 + 2 √7। सो इसको अपन जो प्लस का 5 था ना इसको भेज देंगे p/q की तरफ में, तो ये जगह p/q - 5 इज इक्वल टू 2 √7। अब ये 2 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको अपन यहाँ पे पहले q को एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे में q और 1 को एलसीएम ले लेंगे, तो ये जगह p - 5q अपॉन q, तो p - 5q अपॉन q, तो ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा नीचे पे, तो ये जगह p - 5q अपॉन 2q इज इक्वल टू √7। अब अपने को पता है कि √7 जो है अपने को इरेशनल नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि 5 - p - 5q 2q इज ए रेशनल एज p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है जैसे कि p एंड q जो है कोई इंटीजर्स है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन फैक्ट दैट रूट इज एन इरेशनल नंबर, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जो √7 है वो ऑलरेडी अपने को इरेशनल नंबर दिया हुआ है, तो ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो अपना अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। सो 5 + 2 √7 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। अभी ये जो लाइन है ना आपको बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपको हमेशा लिखनी है। ठीक है, अब √7 को √5 को √3 को या √2 को किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, आप मेरे चैनल को विजिट करिए, वहां पे 4 से 5 मिनट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है जिसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कोई भी नंबर हो रूट में अगर उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो आप जाके देखना। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको उस क्वेश्चन में से, इस टाइप के क्वेश्चन में से आपको सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड
find the value of p for which one root of the quadratic equation px square minus 14x plus 8 is equal to 0 is the 6 times the other। अपने को p का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बोला ये गया कि इस इक्वेशन का एक जो रूट है दूसरे रूट का 6 टाइम है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रूट जो है उसका अल्फा है एंड एक बीटा है। ठीक है, अगर एक अल्फा है तो अपन ने अल्फा अल्फा मान लिया और जो बीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, 6 अल्फा मतलब इसका ये अल्फा है तो ये 6 अल्फा हो जाएगा बीटा का वैल्यू। ठीक है, मतलब किसी भी एक रूट को मान के अपन दूसरे को 6 अल्फा मान लेते हैं। ओके, अब अपने को p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। ठीक है, तो देखो मैंने c अपॉन a क्यों लिया, क्योंकि देखो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं अपन, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों ले लेंगे। तो पहले देखो, पहले अपन ले लेंगे बीटा का वैल्यू 6 अल्फा आ गया, ए का वैल्यू p, बी का वैल्यू -14 और सी का वैल्यू 8। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस बी मतलब माइनस माइनस 14 अपॉन पी, तो ये हो जाएगा प्लस 14 अपॉन पी। तो इसको अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब 7 अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा और 6 अल्फा हो जाएगा 7 अल्फा। तो इसको अपन लिखेंगे 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी। ठीक है, 14 अपॉन पी, तो ये p इधर चल जाएगा। ठीक है, और ये 7 अल्फा उधर चल जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 अल्फा, तो ये 7 टू या 14, तो ये जाएगा 2 अपॉन अल्फा। तो p का वैल्यू आया अभी 2 अल्फा। ठीक है, 2 अपॉन अल्फा। अब अपने पास में इसका अगला हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आ जाएगा, देखो अल्फा का वैल्यू आ गया 2 अपॉन पी, या अपन लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा, ये भी लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं c अपॉन ए, और c अपॉन ए मीन्स 8 अपॉन पी, तो ये लिख दिया अपन ने 8 अपॉन पी। तो ये अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अपन ये p का जो वैल्यू है ना, ये अपने को देगा 2 अपॉन अल्फा, तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसा कि अपने पास में यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू आया था 8 अपॉन पी, तो ये अल्फा बीटा में 8 अपॉन पी आया। अब ये 2 अपॉन अल्फा है पी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 2 अपॉन पी, पी ऊपर चल जाएगा तो ये अल्फा ऊपर चल जाएगा, तो ये 2 इंटू अल्फा, तो ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो बीटा का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अगर बीटा का वैल्यू 4 आ गया तो अब अपने पास में अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा इसका, ये अगर बीटा इसका 6 टाइम है तो इसको अपन लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 6 अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, सिंपल है। तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए सम एंड प्रोडक्ट का। सम और प्रोडक्ट का यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का ये दो जीरोज है अल्फा और बीटा, तो इसका पहला रिलेशनशिप होता है माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट का रिलेशनशिप अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये रिलेशनशिप आपको याद करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका जो मार्क्स है वो फिक्स करता है कि आपको ये मार्क्स तो फिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 1 ABCD इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो अपने को पता है कि रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। यस और नो? अपोजिट होती है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ कि मैं ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो इसमें लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा अपने पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो पहला इक्वेशन बन गया अपने पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और दूसरा इक्वेशन बन गया अपने पास में x माइनस वाई
इज इक्वल टू 14। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का वाई आ रहा है, यहाँ पर माइनस का वाई आ रहा है, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 44, सो x इज इक्वल टू 22। ठीक है, x का वैल्यू 22 आ जाएगा। अब ये 22 इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y का वैल्यू जाएगा 8। ठीक है, बस इस तरह से सिंपली तो ये आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 22। तो देखो इस तरह से अपने को लिखना है आंसर को। सिंपली इक्वेशन लिख दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 1 + 2 एंड देन कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 44, so x इक्वल टू 22। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहां पर तो देखो फॉर्मूला से करा हुआ है, ये जो भी स्टूडेंट है इसने इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। बट ये क्वेश्चन जब आता है ना एग्जाम के अंदर, तो इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि इस क्वेश्चन को करो फैक्टराइजेशन मेथड से। वो फैक्टराइजेशन क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल होते हैं। 99% कोई नहीं कर पा रहा इस क्वेश्चन को। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिसने इस क्वेश्चन को सोल्व किया होता है पहले पे, वो ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाता है, अदरवाइज कोई भी सोल्व नहीं कर पाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली आपको सोल्व करा के समझा देता हूं। ठीक है, ओके तो चलिए यहां पे इसको अपन समझा देते हैं। तो देखो इक्वेशन अपने को दे रखी है स्टूडेंट, 4x², एक मिनट पेन, सो 4x² प्लस 4bx, एक मिनट अभी क्या नया नया मैं यूज करने लगा हूं ना, ग्रीन बोर्ड थोड़ा तो डिफिकल्ट हो रहा है। सो प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को अपन ओपन कर लेंगे, तो ये 4x² है, मतलब 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 4bx है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी तो मैं 4bx लिख देता हूँ, या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू बी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जाएगा -a² प्लस b², तो मैं प्लस b² को आगे ले लेता हूँ एंड माइनस a² को पीछे ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोट करना, ये आ गया a², ये आ गया 2ab, ये आ गया b², मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रहा है यहाँ पे। तो इन तीनों को मिला के मैं आइडेंटिटी बना दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस b होल स्क्वायर एंड माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो पहला जो आइडेंटिटी है इसमें जो यूज हुआ है वो हुआ a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, पहला आइडेंटिटी यूज हुआ ये वाला। दूसरा आइडेंटिटी यूज अपन करेंगे अभी, देखो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b² माइनस b²। तो a² माइनस b² का आइडेंटिटी यूज करना है, जो कि होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी से इसको अपन लिख सकते हैं 2x माइनस 2x प्लस b माइनस a ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2x प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ठीक है, अब देखो यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा हो जाएगा 2x प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का a उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस a माइनस b। ठीक है, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर a माइनस b हो गया,
ठीक है। अब ये 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा पहला आंसर। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, क्योंकि दोनों तो जाके माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा x का ये वाला। तो ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, अब इसको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको गलत करके आ जाते हैं, एंड इसका जो फाइनल आंसर होता है वो गलत देता है। अब आप इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे कैसे स्टेप जो है यहाँ पे अपन ने किए। ठीक है, शुरुआत से लेकर आप इसको एंड तक एक बार देख लीजिए। ओके, सो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा बोल देना कि अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, या फिर आपको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो आपको उसी से करना है। अगर मान लो क्वेश्चन को बोला कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करो, ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब से करो, बट आपको नहीं आ रहा उस टाइम पे क्वेश्चन, तो आपने क्या किया, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दिया। ठीक है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दिया। अब डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उस पर ध्यान देता है कि नहीं देता है, या सीरियस लेता है कि नहीं लेता है। अगर उसने ध्यान दिया, सीरियस लिया, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे 0। ठीक है, एंड अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है और फैक्टराइजेशन मेथड से क्या एकदम सही क्या है, थोड़ा बहुत गलत भी हो गया, बट आपने शुरुआत उससे फैक्टराइजेशन से करी है, तो आपका जो है मार्क्स एटलीस्ट 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका अप्रोच सही है तो आपको ट्राई ये करना है कि जिस मेथड में आपको करने को बोले हैं वही मेथड आपको यूज करना है, दूसरा मेथड आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अभी अपन वापस क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, वही क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ओके ओके, तो चलिए देखो, यहाँ पे इसमें इन आपको कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं था कौन सा यहाँ पे करना है, तो इन स्टूडेंट ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स कटता होगा। ठीक है, अगर कटता है कोई बात नहीं, आज अपन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन ना कटे। मैं ट्राई करूंगा कि आपका क्वेश्चन ना कटे। ठीक है, आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, कहाँ चला गया। ओके, तो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसमें दिया गया है कि S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 एंड S10 इज इक्वल टू 235। फाइंड द एपी वेयर Sn डिनोट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, तो अपने को Sn की टर्म्स में इसका फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड एपी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो S5 प्लस S7 दिया है 167, तो अपने पास में देखो Sn का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एपी के 3 ही फॉर्मूले अपने पास में यहाँ पे यूज होते हैं, तीनों फॉर्मूले में यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला होता है An का। ठीक है, An इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है पहला फॉर्मूला An का। फिर दूसरा फॉर्मूला Sn का, दूसरा फॉर्मूला Sn का होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इन ब्रैकेट क्लोज। ये होता है दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अगर अपने को डी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सपोज मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डी नहीं दिया गया है और अपने को आपको दी हुई है लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म दी हुई होती है तब क्या करना है, डी नहीं दिया है, लास्ट टर्म दी हुई है, तब अपने पास में फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई a प्लस l, और l की जगह पर अपन an भी लिख सकते हैं अगर अपने को l या an कुछ भी दिया है तो, क्योंकि l का मतलब भी लास्ट टर्म होता है और an का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। तो ये 3 फॉर्मूले यूज होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, an का पहला फॉर्मूला और Sn का, और ये Sn का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला।
तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167, तो अपन लिख सकते हैं S5 प्लस S7 को और S10 इक्वल टू 235 गिवन। अब देखो इस क्वेश्चन में इस स्टूडेंट ने कैसा किया अप्रोच, एक बार आप चेक कर लीजिए। इसी अप्रोच से आपको क्वेश्चन करना है। तो पहले इन्होंने गिवन लिखा, ठीक है, यहाँ पे दो पहले की जो बॉडी है मेन बॉडी, उसमें अपने को हमेशा जो चीजें गिवन है ना वो लिखनी है, चाहे वो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, आपको गिवन चीजें लिखनी है। फिर उसके बाद में लिखा है और ये हो जाएगा S10। S10 को पहले इन्होंने मेंशन कर दिया, तो ये होगा 10/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस एन डी इज इक्वल टू 235। अब यहाँ पे 10/2 किया तो ये आ गया ऊपर में 5, और ये 5 इधर से आगे इस 235 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। इसको मार्क कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167, तो 5/2 प्लस 2a प्लस 4d इज प्लस 7/2 प्लस मल्टीप्लाई 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर 5/2, यहाँ पे 2 को कॉमन लेके अंदर में मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई a प्लस 2d प्लस इसमें भी 2 को 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये भी हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई a प्लस 3d इज इक्वल टू 167। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। ठीक है, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास में 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। अब देखो यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है a का वो 2 है और इसका डिनोमिनेटर 12 है, तो पहली वाली इक्वेशन को अपन 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे जिससे कि इनका सेम हो जाएगा। कोएफिशिएंट तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अगर अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन भी से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को सेकंड में से, तो ये आ जाएगा 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 22d इज इक्वल टू 120। ओके, अब इसमें से यहाँ पे 10a प्लस 22d इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। और अब इसमें से अपन 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 11d इज इक्वल टू 60 और a इज इक्वल टू जाएगा 60 माइनस 11d। ठीक है, ये आ गया अपने पास में a का वैल्यू 60 माइनस 11d। अब ये 60 माइनस 11d जो वैल्यू है ना वो मैंने पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। अब अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा अगर आपको चेंजेस करना है ना यहाँ पे, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ये वाला कैलकुलेशन मत करिए। ये स्टूडेंट ने कैलकुलेशन में यहाँ पे लेंथी कर दिया, आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर लीजिए। आप इस वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करवा के इस इक्वेशन को लिख लीजिए 12a प्लस 54d एंड 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी 6 4 जा 24 एंड 26 266 आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर लीजिए तो अपने पास में डी का वैल्यू हो जाएगा। डी का वैल्यू जो आता है उसको आप किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो उसको, तो फिर आपके पास में डी का भी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस इक्वेशन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, जिससे कि आपको थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे इस स्टूडेंट ने कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी किया है। बाकी आपको जैसा में जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन में कंफर्ट है तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, अगर आपको एलिमिनेशन में कंफर्ट हो तो एलिमिनेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है कि कौन से करना है आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक तरह से, और इस क्वेश्चन में गलतियां भी करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको वन बार में पूरा क्वेश्चन दिखा के पूरा समझा सकूं। ओके, सो ये क्वेश्चन है, इन दी गिवन फिगर 7 DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। ठीक है, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि BF अपॉन BE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। सॉरी, ये प्रूफ करना है। और अपने को DE और AC जो है वो पैरेलल दिया हुआ है और DF
और ए ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं। तो देखो ये पैरेलल दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को देखो एक ट्रायंगल बन जाएगा बी ए सी और एक ट्रायंगल बन जाएगा बी डी ई। ठीक है, तो पहले अपन ट्रायंगल लेंगे बी ए सी। तो इस बी ए सी ट्रायंगल के अंदर डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है। अगर ये डी ई इसके पैरेलल है डी ई और ए सी, तो बाय बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, बीपीटी थ्योरम से इसको अपन लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर बी ए सी के अंदर बाय बीपीटी थ्योरम बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ट्रायंगल ये एबीसी ट्रायंगल है, इसके अंदर एबीसी में पहले इन्होंने एबीई ले लिया फिर एबीसी, तो एबीसी में अपन लिख सकते हैं ये एबीसी ट्रायंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो डीई जो है ना वो एसी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसके अंदर बीई का जो रेशियो है बीई अपॉन एसी जो है वो हो जाएगा बीडी अपॉन एडी। तो ये हो जाएगा बीई अपॉन एसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। ठीक है, या डी ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे भी बी डी अपॉन डी ए, यहाँ पर भी बी डी अपॉन डी ए, तो बी डी अपॉन डी ए दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी एफ अपॉन ई एफ या एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल सा 4-5 स्टेप में करना है। एक बार अपने को ट्राइंगल एबीसी लेना है जिसमें डीई पैरेलल है, एक बार अपने को ट्राइंगल अपने को ये लेना है एबीई जिसमें ये डीएफ जो है वो इसके ईएफ के पैरेलल हो। बस इस तरह से करना है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इसमें से आपको कोई भी क्वेरीज नहीं होगी। अगर हो कोई क्वेरीज तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो नाउ वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना अपन लास्ट सोल्व कर लेते हैं, 12th वाला। 12th वाले क्वेश्चन के आगे अपन नेक्स्ट वीडियो का डिस्कस करते हैं। ठीक है, so prove that the points 3 0 6 4 -1 are the vertices of right angle isosceles triangle। अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं। पहला तो दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके अंदर दो साइड का जो स्क्वायर होता है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, हाइपोटेनस के बराबर। इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर जो है इस साइड के स्क्वायर के बराबर हो, ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्लस यहाँ पे बोला है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है ये और ये जो साइड है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो चलो अपन अपने को नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, कौन से एंगल पर 90 डिग्री है, वो अपने को नहीं पता। बस अपने को इन पॉइंट से प्रूफ करना है कि दो साइड का जो स्क्वायर है वो तीसरी के बराबर आ रहा है और दो साइड इनमें से कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ए कोऑर्डिनेट है 3 0 मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो पहले अपन फाइंड आउट कर लेंगे ए बी। तो ए बी यहाँ पे फाइंड आउट किया तो ये आ गया 6 - 3 4 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट आ गया। तो ए बी का वैल्यू आ गया 5 यूनिट। इसी तरह से BC फाइंड आउट किया तो BC आ गया अंडर रूट 6 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 49 + 1 तो अंडर रूट 50 आ गया। तो अंडर रूट 50 आ गया तो अंडर रूट 50 को अपन लिख सकते हैं, देखो 25 × 2। अब 25 × 2 25 का जो स्क्वायर होता है ये जो है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 5√2 यूनिट हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया BC आ गया। अब निकाल लेंगे अपन AC। तो AC तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 - -1 हो जाएगा प्लस, तो 3 अंडर रूट 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 तो 0 - 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 = 5 यूनिट। तो देखो AB और AC जो है ना ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और BC आ रहा है 5√2। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है ना वो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखो BC का स्क्वायर हो जाएगा 50। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। तो देखो इन दोनों का जो स्क्वायर है ना वो इसके बराबर आ रहा है 50 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है क्योंकि ये जो है इसमें दो साइड का जो स्क्वायर है वो तीसरी के बराबर आ रहा है। तो रीजन अपन लिख देंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB = AC है तो AC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।
फिर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 इक्वल टू 50, सो बी सी स्क्वायर 5 बी सी स्क्वायर को भी अपन ने शो कर दिया, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो हेंस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, और आइसोसेलेस भी प्रूव हो गया। तो प्रॉपर्टीज अपने को पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज अगर अपने को पता है तो कोई भी जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना बहुत इजी है। तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको सोल्व करने हैं, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो चीजें अगर आपको सीखनी है तो मैं आपको इसे अपने चैनल पे सिखाऊंगा। जितने भी डाउट्स हो आपके, आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट जो है पढ़ूंगा और उसका मैं आंसर जो है करूंगा, ठीक है। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो, आपको हेल्प चाहिए हो, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम है @mahend_01, ठीक है, इस पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, सो आई विल हेल्प यू, ठीक है, @mahend/01, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। 12 क्वेश्चंस तक अपन ने सोल्व किया, 12 से आगे का जो क्वेश्चंस है 13, अभी इसके अंदर 40 क्वेश्चन से ज्यादा का सीरीज है ये, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज तक अपन 12 क्वेश्चन अपन पढ़ लिए हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है तो आप इसको 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे आप इसको देख लीजिए, ताकि आपको सारे जो क्वेश्चन है वो जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक